अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। द्रव्य अव्यक्त, जीवास्तिकाय अव्यक्त और एक जीव भी अव्यक्त हमारे सामने व्यक्त नहीं। अब एक जीव और उस जीव के पास दो भाव संस्थान हैं, भावों का संस्थान। एक भाव संस्थान जो चेतना का निर्वहन करता है, चेतना की धारा को बाह्य जगत में संक्रांत करता है, और एक वह भाव संस्थान जो चेतना के साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रियाओं का प्रवाह इस जगत में प्रस्तुत करता है। एक चेतना का प्रवाह और एक चेतना की प्रतिक्रियाओं का प्रवाह। यह प्रतिक्रियाओं का प्रवाह जिसका नाम है कर्म, तो भाव संस्थान से जुड़ा हुआ है कर्म यानी प्रतिक्रिया का संस्थान, और उस कर्म से जुड़ा हुआ है मोहनीय मूर्छा, मनुष्य की मूर्छा मोहनीय। यहां तक का द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव, भाव और प्रकृति या कर्म, यह सारा का सारा हमारा अव्यक्त संसार है, अव्यक्त जगत है जो हमारे सामने प्रकट नहीं होता। अब हम प्रकट व्यक्त के बिंदु पर आ रहे हैं। मूर्छा, मूर्छा का हमें पता चलता है। मूर्छा को हम थोड़ा देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, किंतु पूरी व्यक्त नहीं है मूर्छा भी। मोहनीय भी पूरा व्यक्त संसार नहीं है। मूर्छा, और मूर्छा के बाद आता है राग। राग थोड़ी व्यक्ति आती है, थोड़ा व्यक्त होता है। मूर्छा से पैदा होता है राग। फ्रायड ने ठीक सोचा। सिगमंड फ्रायड का जो ये अनुसंधान है कि मनुष्य में या प्राणी में एक सबसे बड़ी मौलिक मनोवृत्ति है काम, सेक्स। यदि हम भाषा को ठीक समझें तो मुझे लगता है कि तथ्य गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, सही है। मैं जो कह रहा हूं आप उससे तुलना करें कि मूर्छा, और मूर्छा के बाद होता है राग। द्वेष का कोई स्थान नहीं है, द्वेष कोई स्वतंत्र बात नहीं है, द्वेष नहीं है, केवल राग, राग और सेक्स। यदि हम संदर्भों को ठीक समझें तो दोनों में कोई अर्थभेद नहीं। उसने जिस संदर्भ में व्याख्या की और आगम जिस संदर्भ में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि संदर्भों को जाने तो कोई अंतर नहीं लगता। केवल अंतर इतना है कि फ्रायड का ज्ञान जहां तक पहुंच सकता था वह केवल सेक्स तक पहुंचा, काम तक पहुंचा, और आगमकार का दृष्टिकोण जो सूक्ष्मदर्शी था, स्वानुभव का था, साक्षात्कार का था, तो वे केवल राग तक नहीं पहुंचे किंतु द्रव्य तक पहुंच गए। इसीलिए काम की वृत्ति को मूल मानकर और मनुष्य के व्यवहारों की व्याख्या करने में आज मनोविज्ञान के सामने बहुत कठिनाइयां हैं, और वे कठिनाइयां इसलिए समाहित नहीं होती कि काम से आगे उनके पास व्याख्या का कोई आधार नहीं, कोई सूत्र नहीं, किंतु हमारे पास राग से पूर्व व्याख्या करने के बहुत स्पष्ट आधार हैं और सूत्र हैं। राग से पीछे मूर्छा है, मूर्छा के पीछे कर्म शरीर है, कर्म है,
और कर्म के पीछे हमारा भाव संस्थान है, भाव संस्थान, और भाव संस्थान के पीछे चेतना का प्रवाह है। इसलिए जो जो समस्याएं आज मनोविज्ञान के सामने हैं, उन सब की व्याख्या करने का, समस्याओं का समाधान करने का हमें आधार और सूत्र उपलब्ध है, किंतु मनोविज्ञान के पास नहीं है। इस कठिनाई को हम छोड़ दें, अलग करें, किंतु जब काम से चले और इधर हम राग से चले तो आगे का बहुत लगभग समानांतर रेखा की भांति दोनों विचारधाराएं और दोनों तथ्य चलते चले जाए। राग से उत्पन्न होता है लोभ, लोभ से उत्पन्न होती है माया, माया से उत्पन्न होता है अहंकार, अभिमान, और अहंकार से उत्पन्न होता है क्रोध। हमारे जगत की सबसे अभिव्यक्त चेतना है वह क्रोध चेतना है। अहंकार की चेतना सूक्ष्म बन जाती है, माया की चेतना उससे भी सूक्ष्म, इसलिए नाम भी माया है, गूढ़ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है सारी। लोभ की चेतना उससे भी स्पष्ट है, अस्पष्ट है, और राग की चेतना उससे भी अव्यक्त है। सबसे व्यक्त होता है क्रोध। जब क्रोध आता है तो आप ठीक देख सकते हैं व्यक्ति गुस्से में है, होठ फड़फड़ा रहा है, आंखें तमतमा रही है, भ्रिकुटी तनी हुई है, सारा शरीर कांप रहा है। आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि गुस्से में है, किंतु जब अहंकार में होता है आपको पता नहीं चलता। माया करता है तब तो पता ही नहीं चलता, इतना छिपाता है कि आपको पता चले ही कैसे। और जब व्यक्ति लोभ में होता है कोई पता नहीं चलता। यह हमारा अव्यक्त और अव्यक्त जगत है। हम अव्यक्त से व्यक्त होते होते जब क्रोध की चेतना पर आते हैं तब पूरे व्यक्त बन जाते हैं, पूरे व्यक्त बन जाते हैं। हम अव्यक्त जगत से चले और व्यक्त जगत तक पहुंचे, यानी द्रव्य से चले और क्रोध की चेतना तक पहुंचे। हमारा विस्तार हुआ, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, एक एक हमारा पर्याय प्रकट होता चला गया, और हमारा सबसे व्यक्त पर्याय है क्रोध। इसीलिए आगमकारों ने एक क्रम दिया, क्रोध, मान, माया और लोभ। आप ये न समझे कि ऐसे ही उन्होंने शब्द रख दिया, क्यों नहीं कहते लोभ, माया, मान और क्रोध, ऐसा क्यों नहीं कहा? हम सच्चाई को शायद नहीं जान पाते, इसलिए पता नहीं चलता, किंतु गहरे अनुभव में जाएं तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सिद्धांत देने वाला शब्दों को जैसे तैसे ही नहीं रख देता, क्रम ऐसे तैसे ही नहीं बना देता, किंतु एक पूरे दर्शन के साथ क्रम की स्थापना करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ। जब व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं तो क्रोध से चलेंगे तो अहंकार होगा, अहंकार में क्रोध विलीन हो जाएगा, समा जाएगा। अहंकार से चलेंगे तो अहंकार माया में विलीन हो जाएगा, समा जाएगा। और माया से चलेंगे तो लोभ में माया समा जाएगी, समा जाएगी। तनाव की बड़ी चर्चा मैंने शुरू कर दी और अभी तनाव पर तो पहुंचना है, नहीं पहुंच पाऊंगा आज, इसलिए इस चर्चा को आज अधूरी ही छोड़ दें।
वह तरंगों की भाषा समझने लग जाता है। जब तरंगों की भाषा मन की भाषा यानी चित्रों की भाषा में आ जाती है, मैंने गंगा शैल के शिविर में चर्चा की थी, और जब चित्रों की भाषा ये अक्षरों की भाषा बन जाती है, तब हम हमारी चेतना से सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते। यदि हमें तरंगों की भाषा को समझना है तो लेस्या का विकास करना होगा, लेस्या जगत में जाना होगा, और लेस्या जगत में तभी जाया जा सकता है हम अपने विचारों पर और संवेदनों पर नियंत्रण करना सीखें। इसीलिए बार बार मैं दोहराता हूं कि दृढ़ निश्चय करें, 1 मिनट तक केवल श्वास को ही देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यह संवेदन के नियंत्रण का, विचार के नियंत्रण का मार्ग है, और यह जैसे जैसे विकसित होगा हम तरंग की भाषा को समझने लगेंगे।